सीए एनआरसी के ताल्लुक से जिन लोगों को 5 साल से अभी आपका जिसका जिक्र हुआ 5 साल से जो हिरासत में हैं और जिनके लिए सभी लोग उम्मीद करते थे कि 5 साल हो गए अब उन्होंने कोई गलती की है नहीं की है, ये तो जब ट्रायल पूरा होगा तभी ये बात सामने आ सकेगी। क्योंकि अगर आपको 2 साल 3 साल हिरासत में रख लिया गया और उसके बाद फिर आप कन्विक्ट नहीं होते हैं तो वो 3 साल आपके कौन वापस लौटाएगा, 4 साल कौन लौटाएगा। 10-10 साल 20-20 साल लोग हिरासत में रहे हैं और उसके बाद अक्विट हुए हैं, तो उन लोगों को वो वक्त, उनकी जिंदगी का खोया हुआ वक्त कौन वापस दे सकता है। उसको कॉम्पनसेट करने का कोई तरीका भी नहीं। हिजाब के केस में आखिर फैसला नहीं हो पाया क्योंकि 2 अलग अलग जजेस ने उसमें अलग अलग फैसला दिया कि एसेंशियल प्रैक्टिस किसी मजहब की क्या होती है, इसका फैसला जज कैसे करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमको अपनी जिंदगी को जीने का अपना आजाद हक है कि नहीं है, हम कैसे अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, इसका हक हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो कोई सर ढकना चाहता है तो उसको सर ढकने दें, कोई पोशाक अच्छी पहनना चाहता है तो उसको अच्छी पोशाक पहनने दें। कि ये मामला तो ये सिर्फ जबरदस्ती का मामला है कि किसी की जमीन को खड़े होकर कह दो कि ये वक्त की जमीन है, उसको वक्त मान लो, ऐसा नहीं है। कि जो मसला आज मुल्क में है इस पर गौर हमको किस बात पर करना है कि एक ज़माने में रूल ऑफ लॉ को कॉन्ट्रास्ट किया जाता था विद रूल ऑफ मैन, कि कोई भी शख्स कितना भी मकबूल क्यों ना हो, उसके फैसले जो हैं वो फैसले वो नहीं हो सकते जो डेमोक्रेसी में, एक जमहूरियत में जिसका हक हर इंसान को होता है। रूल ऑफ लॉ का ये कॉन्ट्रास्ट में रूल ऑफ लॉ का ये मकसद होता है कि उसमें किसी की पर्सनल कहीं प्रेफरेंसेस या एक पर्सनल डायरेक्शन किसी की सोच का वो नहीं आता है। जो एक मुख्तसर अंडरस्टैंडिंग होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, वो रूल ऑफ लॉ में नुमाया होता है। अनफॉर्चुनेटली आज मुल्क में जो हो रहा है उस पर आप लोग यकीनन गौर करें। मसला ये नहीं है कि रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, रूल ऑफ लॉ तो है, हर जगह कानून है। मुश्किल ये है कि उस कानून से आप मुतमईन नहीं हैं। अब अभी हाल में एक फैसला हुआ है, हम लोग अक्सर जो है सुप्रीम कोर्ट के जब तक फाइनल फैसले नहीं आ जाते हैं तब तक बहुत तफसीली गुफ्तगू हम लोग नहीं करते हैं किसी भी फैसले पर। बट हाई कोर्ट में एक बहुत अहम फैसला अभी हाई कोर्ट में आया है। बेंसारी साहब इस पर यकीनन कुछ रोशनी डालेंगे। और उस फैसले को अगर आप पढ़ें, जो सीए एनआरसी के ताल्लुक से जिन लोगों को 5 साल से अभी आपका जिसका जिक्र हुआ 5 साल से जो हिरासत में हैं और जिनके लिए सभी लोग उम्मीद करते थे कि 5 साल हो गए अब उन्होंने कोई गलती की है नहीं की है, ये तो जब ट्रायल पूरा होगा तभी ये बात सामने आ सकेगी और उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है, उनको कितना खामियाजा भुगतना चाहिए, ये सारी चीज़ तो ट्रायल में तय होगी। आज बात यह है कि वो अपने ट्रायल को फेस करें, उसमें 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे। 5 साल उनको हो चुके हैं और हमें हमेशा ये बताया गया है कि कानून की नज़र में बेहतर ये है कि आप कम से कम हिरासत में रहें ताकि आप ट्रायल को फेस करने के लिए पूरी जिम्मेदारी से तैयारी कर सकें। लेकिन कभी कभी बहुत सीरियस क्राइम है, तो बहुत सीरियस क्राइम में अक्सर कोर्ट्स ये करते हैं, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वो कहते हैं कि बहुत जल्दी इसमें हम आपको हिरासत से नहीं छोड़ सकते हैं, आपको फौरन हम बेल नहीं दे सकते हैं, कुछ दिन आप रहिए, कुछ दिन आप जेल में रहिए, हिरासत में रहिए। तो वो क्या इतना संगीन था, जो भी मसला था और जो भी इल्ज़ाम लगाए गए थे, क्या वो इतने संगीन इल्ज़ाम थे उस पर किसी कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए कि इतने संगीन है कि हम इसको एक बहुत बड़ा ख़तरा मानकर आवाम के तहत, अपने सिविल सोसाइटी के तहत एक बहुत बड़ा ख़तरा मानकर हम आपको हिरासत से रिहा नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा सवाल था? उस जजमेंट को आप पढ़ें तो उस जजमेंट में जितने भी उसूल हम लोगों को सिखाए गए हैं कि बेल
is the rule and jail is the exception। ये जस्टिस कृष्णा अय्यर के ज़माने से ये बात चली आ रही है और इसको बार बार दोहराया जाता है, जुडिशरी इस बात को बार बार दोहराती है कि बहुत खास वजह होनी चाहिए जेल में रखने की। और क्योंकि हिंदुस्तान के जो हालात हैं, जो हमारे लीगल सिस्टम के हालात हैं, उसमें आप बहुत जल्द फैसला नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये माना जाता है कि बेहतर ये होगा, क्योंकि अगर आपको 2 साल 3 साल हिरासत में रख लिया गया और उसके बाद फिर आप कन्विक्ट नहीं होते हैं, तो वो 3 साल आपके कौन वापस लौटाएगा, 4 साल कौन लौटाएगा। आज तो देखने को ये मिल रहा है कि 10-10 साल 20-20 साल लोग हिरासत में रहे हैं और उसके बाद अक्विट हुए हैं। तो उन लोगों को वो वक्त, उनकी जिंदगी का खोया हुआ वक्त कौन वापस दे सकता है, उसको कॉम्पनसेट करने का कोई तरीका भी नहीं। वैसे भी आज हालांकि टेक्निकली आप कॉम्पनसेशन सीख कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पनसेशन जिंदगी के 20 साल खोने के बाद कितनी कॉम्पनसेशन मिल सकती है और पैसे का क्या वजूद होगा जहां 20 साल आपकी जिंदगी के आपसे छीन लिए गए। तो इसलिए ये माना जाता है कि बेहतर ये होगा कि आपको एक मौका दिया जाए कि आप अपना केस लड़ने के लिए फ्री रहें, बाहर रहें, जेल से बाहर रहें, और उसके बाद जो भी फैसला होगा उस फैसले पर आगे जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में जो आज मसला हो गया है, वो मसला ये है कि हर चीज को नुमाया तौर पर जिसको भी आप पढ़ें, जिस उसूल को भी पढ़ें, जिस प्रोपोजिशन को भी पढ़ें, तो वो प्रोपोजिशन तो सही लगता है, सबको सही लगता है। आज मसला ये नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अहमियत देते हैं कि नहीं देते हैं। सभी लोग आज मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को अहमियत देते हैं, कोई सर से लगाता है, कोई चूमता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन लेकर उसके सामने खड़े होकर अहद करता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर ही चलूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन को ही हमेशा जो जिस रोशनी में हम लोग फैसला करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी होगी। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई बातें हैं, उन्हीं पर नजरिया हमारे मुल्क का एक नहीं है। अभी एक केस आपके सामने आया था सुप्रीम कोर्ट में, हिजाब का केस था। हिजाब के केस में आखिर फैसला नहीं हो पाया क्योंकि 2 अलग अलग जजेस ने उसमें अलग अलग फैसला दिया। एक जज ने ये कहा कि हिजाब क्या इस्लाम का एक इसेंशियल हिस्सा है, और वो इस डिसीजन पर पहुंचे कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। गलत सही जो भी था, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि इस्लाम का हिस्सा ये नहीं है, इसेंशियल प्रैक्टिस इस्लाम की ये नहीं। अब उस पर बहुत लोगों ने ये बार बार ये कहा है कि इसेंशियल प्रैक्टिस किसी मजहब की क्या होती है, इसका फैसला जज कैसे करेगा। जैसा भी कितना भी ज़हीन जज हो, वो फैसला कैसे करेगा। उसमें तो वही लोग फैसला कर सकते हैं जिनका खास ताल्लुक इस्लाम से है, जो इस्लाम को गहराई से समझते हैं, जो आलिम हैं, जो उलमा हजरात हैं, वही बता सकते हैं कि इस्लाम का इससे ताल्लुक है कि नहीं। बाहर वाला क्या समझेगा कि इस्लाम का क्या इससे ताल्लुक है। लेकिन दूसरे जज धूलिया साहब जो अब रिटायर हो गए हैं, उन्होंने ये कहा कि इसको आप मजहब तक क्यों पहुंचा रहे हैं। इस बात को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर गौर फरमाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमको अपनी जिंदगी को जीने का अपना आज़ाद हक है कि नहीं है, हम कैसे अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, इसका हक हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो कोई सर ढकना चाहता है तो उसको सर ढकने दें, कोई पोशाक अच्छी पहनना चाहता है तो उसको अच्छी पोशाक पहनने दें, कोई किस्म की खुराक खाना चाहता है तो उसको खाने दें। जब तक कि आपकी जो भी कही हुई या करी हुई बात है उससे किसी और का हक नहीं छिन रहा है, तब तक आप पर रोक लगाने का हक नहीं है। ये कोई नई बात आसमान से निकाल कर उस जज ने नहीं कही, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को बार बार कहा गया है। सवाल ये आता है कि कहाँ पर किसी को ये हक बनता है कि वो ये कहे कि आप जो कर रहे हैं उससे मुझे शिकायत है, इस बात की शिकायत है कि मेरा नुकसान हो रहा है। अक्सर जब हम लोग स्टूडेंट्स थे कानून के, तो हमको ये बताया जाता था कि आज़ादी आपको अपने हाथ हिलाने की है। आप दोनों हाथ अपने हिलाना चाहते हैं, आप हिलाइए हाथ, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। लेकिन जहां मेरी नाक शुरू होती है वहां पर आपके हाथ हिलाने की आज़ादी खत्म हो जाती है। तो जब बात समझ में आती है कि मेरी नाक अगर का नुकसान होता है,
मेरा अगर जिस्मानी नुकसान होता है आपकी किसी की हुई बात से, तो यकीनन उस पर आप पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दूर से आदमी खड़े होकर, और इस बात को उस जजमेंट में कहा गया है कि हेकलर्स वीटो नहीं हो सकता है, कि जिस आदमी को आपकी बात पसंद नहीं है वो खड़े होकर हेकल करना शुरू करे, चिल्लाना शुरू करे, वो ठीक है, वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर हम लोग अलग से बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन हेकलर का वीटो नहीं हो सकता। जो हेकल करना चाहता है वो खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि आप अपनी बात रोक दीजिए, आपको अपनी बात कहने का हक नहीं है, इसलिए कि वो अपनी बात कह सकता है, आप अपनी बात कह सकते हैं। इस वक्त जो मसला हो गया है रूल ऑफ लॉ का हमारे मुल्क में, और जिस पर हमको मामूली लोगों को, आवाम को समझाने की जरूरत है, वो ये है कि ये मसला, हम जो मामूली चीजें हमको समझनी चाहिए और हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मसला है कि किसको क्या किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और बताया जाता है। और अब कल फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के ताल्लुक से, कल फैसला आएगा इंटरिम रिलीफ का, तो वक्फ का ही एक बहुत बड़ा इशू इस मुल्क में बनाया गया, और लोगों ने ये समझ लिया कि वक्फ कोई एक, जैसे जमीन ग्रैब करने की बात होती है, जैसे लैंड ग्रैबिंग वाला मसला होता है, उसी तरह से वक्फ भी एक ग्रैब करने का एक तरीका है कि आप किसी की जमीन को कह दीजिए ये वक्फ जमीन है, उसको ग्रैब कर लीजिए। अब जमीन वक्फ है कि नहीं, इसका तो एक सिस्टम बना हुआ है, कानून का सिस्टम है, कानून तय करता है कि वक्फ कोई चीज है कि नहीं है, कानून तय करता है उस बात को, और इसलिए कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता है। आपको ये इतना हक है कि आप कहीं भी किसी भी कोर्ट के सामने कहें कि मैं ये इस्टेब्लिश करूंगा, मैं इसको साबित करूंगा कि ये जमीन वक्फ की जमीन है, और उसके जो उसूल हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके मुताबिक ही मैं इस बात को आपके सामने रखूंगा। दूसरे को हक ये होता है वो कहे कि नहीं, आप जो उसूल और जो प्रिंसिपल्स बता रहे हैं वो लागू इस जमीन पर नहीं होते हैं, और उसकी ये वजह है, इसलिए वो इस उसूल पे यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। लेकिन ये कह देना कि ये मामला तो ये सिर्फ जबरदस्ती का मामला है कि किसी की जमीन को खड़े होकर कह दो कि ये वक्फ की जमीन है, उसको वक्फ मान लो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और क्यों ये ऐसी सोच लोगों के जहन में डाली गई है, ये बहुत बड़ा सवाल ये है। तो रूल ऑफ लॉ अपनी जगह जो अहमियत रखता है वो यकीनन हमेशा से रही है और वो रहेगी, लेकिन लॉ क्या है और रूल क्या है, इसको बेहतर समझने की जरूरत है। और इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि आज जो हम कॉन्क्लेव रूल ऑफ लॉ पर कर रहे हैं, वो कॉन्क्लेव रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस पर होना चाहिए, कि इंसाफ क्या है। कानून सिर्फ काफी नहीं है, कानून हिटलर का भी था। हिटलर का कानून ये था कि मुझे आंखें दिखाओगे तो तुमको फांसी दे दूंगा, ये हिटलर का कानून था। और वो भी कानून था, ये जो लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि लॉ क्या होता है। लॉ माना जाता है, पॉजिटिविस्ट ये मानते हैं कि लॉ अगर पार्लियामेंट या कोई इदारा बनाता है और उसका बनाने का कोई तरीका होता है, अगर वो वैसे बना देता है तो वो लॉ बन जाता है, और वो कानून फिर सब पर लागू होता है, और हर एक की फिर मजबूरन उस कानून को मानने की ड्यूटी होती है। लेकिन जो लोग कानून को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें जस्टिस का भी तो एलिमेंट होना चाहिए। और इसलिए अगर आप हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आर्टिकल 21 के देखें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, तो उस वक्त बहस ये हुई थी कि सिर्फ कानून अगर सही तरीके से बना दिया गया है तो वही काफी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद मेनका गांधी से लेकर और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, सिर्फ कानून को सही तरीके से बनाना काफी नहीं है, लेकिन कानून में सही कंटेंट्स भी हो तब माना जाएगा कि वो कानून है। सिर्फ तरीका काफी नहीं है, सिर्फ दिखा दिया कि देखिए फलां के सिग्नेचर की जरूरत थी, उसका सिग्नेचर है तो ये कानून है, ऐसा नहीं है। उसमें और बहुत सारे पहलू हैं जिससे जस्टिस या जिससे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का जिससे रिश्ता है। तो इसलिए लॉ क्या है और सही लॉ क्या है, उसको समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में मोरालिटी, अखलाक, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है।
बिना उसके बिल्कुल एक कागज का टुकड़ा है लॉ की कोई अहमियत नहीं है। लॉ फिर वही हो जाता है जो आज हमने देखा है कि किसी को 5 साल की सजा होने से पहले, ट्रायल होने से पहले आपने किसी को हिरासत में 5 साल तक बंद रखा और फिर कहा कि इनको बेल देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पर आप लोग गौर फरमाएं। आप लोगों के जो अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, आपके जो तजुर्बे हैं, उनकी रोशनी में आप इस बात को यहाँ पर इस पर गौर फरमाएंगे तो यकीनन हम सबका इसमें बड़ा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।